Good morning, students. Welcome to the online chemistry developed by Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. Myself, PGT Chemistry of this institute. Children, in the last video, that is part 8, we have discussed about the concentration of the solution. We already studied about concentration, which is calculated by molarity, normality and molality. In the today lecture, we are discussing about the last topic, that is our mole fraction. ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा वीडियो होगा ये हमारे कंसंट्रेशन का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो 12th क्लास के एक चैप्टर में यानी विलियन या सॉल्यूशन में आपको दोबारा से फेस करना होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन के बारे में। बच्चों, जो मोल फ्रैक्शन है, हम इस मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको याद रखना होगा कि जब भी एक सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन दो कंपोनेंट से होता है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास में सॉल्वेंट। सॉल्यूट बच्चों कम मात्रा में होता है, लिस्ट क्वांटिटी में होता है, जबकि सॉल्वेंट जो होता है ये हमारे पास अधिक क्वांटिटी में होता है। आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, उनमें से एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर आपने कुछ लिमिटिंग क्वांटिटी में चीनी को पानी में मिलाया तो आपका एक क्या बन के आता है, सॉल्यूशन या विलियन बन के आता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा चीनी हम एक गिलास के अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच मिलाते हैं तो चीनी जो है हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट है जो लीस्ट अमाउंट में है। जबकि जो वाटर जो आपने गिलास लिया हुआ है वो हमारा पानी जो है वो सॉल्वेंट है जो कि अधिक क्वांटिटी में है, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बन के आता है हमारे पास में, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इनके कंपोनेंट की मोल रेशियो जो होती है, तो ध्यान रखेंगे जो कंपोनेंट है चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, तो इनका जो मोल रेशियो होगा उसी मोल रेशियो को हम नाम देते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है अब हम बात करते हैं इसके बारे में। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट को हम दोबारा से बात कर लेते हैं कि हमने जो सॉल्यूट है बच्चों उसको A माना हुआ है, जबकि जो हमारे पास सॉल्वेंट है हमने इसको B माना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा हम उसको XA मानेंगे और इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा बच्चों उसको हम XB मानेंगे। और बच्चों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि जब XA और XB का सम किया जाता है तो ये 1 आता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज़ द सम ऑफ या सम इक्वल्स टू 1, हमेशा ही 1 आएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब मोल फ्रैक्शन A का निकाला जाता है सॉल्यूट का तो ये कम आएगा और जब सॉल्वेंट का निकालेंगे तो ये ज़्यादा आएगा। इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला और वो निकल के आता है 0.45, ठीक है, तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा उसका जो रेशियो होगा उसका कितना आ जाएगा, 0.55 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये मैक्सिमम आएगा और ये हमेशा कम आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सॉल्वेंट का तो आ रहा है कम और सॉल्यूट का आ रहा है ज़्यादा। अगर ऐसा हो गया तो सॉल्यूट नहीं है, वो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट नहीं है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसको निकालते कैसे हैं बच्चों। जब भी आप किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वो कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा। सपोज हम सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B, इस प्रकार से निकालेंगे। इसी प्रकार से अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B दैट इज सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। अब मोल्स कैसे निकालते हैं ये हमें पता है कि जब भी मोल्स निकाला जाता है तो उस कंपोनेंट का वेट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम इस मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन दिया कि 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, या एक काम कर लेते हैं हम इसको 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर।
ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, एक्स ए भी निकालना है और एक्स बी भी निकालना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग, आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर एक कंपोनेंट सोल्यूट है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास सॉल्वेंट है। आपको लग रहा है ये 20 ग्राम है और ये 36 ग्राम है, तो जो कम क्वांटिटी में है वो हमारा सोल्यूट है और ज़्यादा क्वांटिटी में है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो अब इसके अंदर मोल्स तो कहीं दिए हुए नहीं है, तो पहला स्टेप क्या होगा, आप इसके मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। हमने सोल्यूट को ए माना हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ए के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA। WA कितना दिया हुआ है हमें, 20 ग्राम दिया हुआ है। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 60 होता है, हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। इनका जब रेशो निकाला जाएगा तो ये 1/3 आ रहा है, ठीक है। और 1/3 का मतलब हो जाएगा 0.33 मोल्स, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बी कंपोनेंट के भी मोल निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला है, WB डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल्स टू, अब बताइए कितने ग्राम है इसके, 36 ग्राम है। 36 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का कितना होगा, कितना हो जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला में पुट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ये हमारे पास Na है और ये हमारे पास Nb है। सिंस Na प्लस Nb, हम इसको पहले ही लिख लेते हैं। तो Na की वैल्यू है 0.33 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2.33 मोल्स, ठीक है बच्चों। आप समझ गए होंगे ये हमारे पास कितना आ गया, 2.33 मोल्स आ गया, ठीक है ना। अब हम XA निकाल लेते हैं। तो XA इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला है, Na अपॉन Na प्लस Nb। अब आप एक निकाल लीजिए, दूसरा अपने आप निकल जाएगा इस फॉर्मूला में रखने पर। चलो हम एक निकाल लेते हैं। Na की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 0.33 है। 0.33 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2.33 हो गए। पॉइंट से पॉइंट चला गया तो 33 डिवाइडेड बाय 233, ठीक है बच्चों। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम इसको 2 मान लेते हैं, तो ये लगभग हो जाएगा, सपोज ये आएगा 0.01, ठीक है बच्चों। हम इसको अप्रॉक्सीमेट क्या मान लेते हैं, 0.01, ये मोल में है बच्चों। अब हमें एक्स भी निकालने की आवश्यकता नहीं, आप इसको यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। हम जानते हैं सिंस XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। XA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.01 है। XB हमें निकालना है, तो XB क्या निकल के आ जाएगा, XB इक्वल्स टू 1 माइनस 0.01, ठीक है। 1 में से ये गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.99, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो आप देख रहे होंगे XA की वैल्यू कम है और XB की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन भी आपको दिए हुए होंगे। अगर ये परसेंटेज में वैल्यू दी हुई हो तो भी हम वही मान लेंगे। सपोज यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता, 20% ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो हम समझ गए सॉल्यूशन वाटर में ही है, तो इसमें 20 ग्राम तो क्या हो गया हमारे पास में, एसिटिक एसिड हो गया, और 80 ग्राम जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर हो जाएगा। क्या हम इसके लिए मोल निकालते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सेम उसी पैटर्न पे हम लोग उस क्वेश्चन को पुटअप कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन 12th में भी दिया हुआ है जो कि हम लोग उसमें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आज का एक पहला टॉपिक होता है, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है बच्चों। आप इसको ध्यान से उतार लेंगे फॉर्मूला को, और इसको अगला टॉपिक हमारे पास आता है लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, आपको इसके नाम से इसका हिंट मिल जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट जो है, हम बात कर रहे हैं किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है। अब रिएजेंट तो आप लोग जानते हो कि अभिक्रिया में या कोई रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उनको हम रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो रिएजेंट है वो लिमिटिंग कब हो सकता है, सपोज आप ज़रा समझिए कि आपने एक गिलास पानी का लिया और उसमें आपने आधी चम्मच या 1 चम्मच चीनी की मिला दी,
जब आप उसको बॉईल करना चालू करोगे या आप उसको घोलोगे, बताइए सबसे पहले कौन रिएक्शन में ख़त्म हो चुका है या यूज्ड हो चुका है? तो आपका आंसर होगा कि सर चीनी जो है वो पहले कि उसमें घुल गई। तो इसका मतलब चीनी जब ख़त्म हो गई तो उसकी जो फर्दर रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस को लिया जाता है और उन दोनों में से उनका जो रेशियो होता है अलग अलग हो, जो सब्सटेंस सबसे पहले रिएक्शन में ख़त्म हो जाता है या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उसमें समाप्त हो जाता है, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और उसके ख़त्म हो जाने से रिएक्शन भी फर्दर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सपोज N2 + 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3। अब आप जानते हैं कि ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट कौन हुआ, N2 और H2 हुआ। लेकिन यहाँ N2:H2 इसका रेशो बच्चों 1:3 है। तो आप क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन 3 गुना है, तो कम कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो चुका है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट हो चुका है, क्योंकि जब रिएक्शन चालू होगी तो नाइट्रोजन पहले ख़त्म हो जाएगा और रिएक्शन उसकी वजह से स्टॉप हो जाएगी। तो नाइट्रोजन यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं, या उसकी क्वांटिटी दी हुई हो, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि 20 ग्राम एसिटिक एसिड और 36 ग्राम जो है वाटर है, तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, एसिटिक एसिड हुआ। तो जो सब्सटेंस कम है, जो रिएक्शन में पहले इन्वॉल्व हो जाएगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में या आज के इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आप लोग अपने कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे, नोट्स मैंने आप लोगों के लिए सामने बना दिए हैं, तो आप इनको लिख लेंगे। अच्छा बच्चों, अब कल के वीडियो में या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ का, और आपके नीट या जेई के अंदर इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन उसके उठ करके आते हैं। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय।